नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। रुक करते हैं खबरों की तरफ। कोरोना की वजह से पिछले 1.5 साल से बंद जलियांवाला बाग शनिवार को आम जनता के लिए खोला जाएगा। पंजाब सरकार ने 20 करोड़ रुपए खर्च करके जलियांवाला बाग को संवारा है। जलियांवाला बाग का नवीनीकरण पिछले साल पूरा होना था, वहीं कोविड की वजह से ये काम जहां था वहीं रुक गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त को एक वर्चुअल कार्यक्रम से इसका उद्घाटन करेंगे। ऐतिहासिक बाग को आम जनता और सैलानियों के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं पहले बाग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलता था, लेकिन अब देर शाम तक खुलेगा। तो कोविड के चलते बंद जलियांवाला बाग आज से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जलियांवाला बाग का उद्घाटन करेंगे। वहीं 2019 में 7 राष्ट्रीय पार्टियों को 4,758 करोड़ रुपए की आय हुई। इसमें अकेले भाजपा की आय 3,623 करोड़ रुपए यानी 76% रही। वहीं राजनीतिक दलों ने 3,429 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड भुनाए। ये उनकी आय का प्रमुख स्रोत बना। ये दावा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की नई रिपोर्ट में किया गया है। साल भर में राजनीतिक दलों ने 3,429 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड भुनाए हैं और इनमें से 87.29% 4 प्रमुख दलों भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी के द्वारा भुनाए गए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यदि हम उन्नत तकनीक तैयार करने की उपलब्धि हासिल कर लें तभी भारत एक सुपर पावर बन सकता है। उन्होंने इसलिए कहा कि इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को शोध और नवाचार में प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि यहां रक्षा उन्नत तकनीक संस्थान DIAT में छात्रों और शोधकर्ताओं से बात कर रहे थे। आपको बताते चले कि DIAT रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO का डीम्ड विश्वविद्यालय है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने सैन्य बलों, उद्योग के शिक्षाविदों के साझा प्रयास के जरिए अनुसंधान और नवाचार में प्रगति करने की कुछ पहल शुरू की है। ये केवल आपसी समझ और ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाएं साझा करने से ही संभव हो सकता है। 4 साल के भीतर दूसरी बार गोरखपुर आ रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आयुष विश्वविद्यालय के साथ ही गोरखनाथ विश्वविद्यालय की भी सौगात देंगे। उनके आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। राष्ट्रपति आज सुबह 10:40 पर सेना के वायुयान से गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से वायु सेना के हेलीकॉप्टर से 11:10 पर भटहट के पिपरी जाएंगे, जहां वो प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। तो लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे के बाद आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का गोरखपुर दौरा है और इस दौरान 2 विश्वविद्यालयों की आधारशिला रखेंगे, बड़ी सौगात देंगे गोरखपुर की जनता को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गोरखपुर के दौरे पे। बीते 4 सालों में ये दूसरा दौरा होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। गोरखपुर में 2 विश्वविद्यालयों की आधारशिला रखेंगे, बड़ी सौगात देंगे गोरखपुर की जनता को। सभी तैयारियां राष्ट्रपति के आगमन को लेकर पूरी की जा चुकी हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के इतिहास में पहली बार 2 ट्रांसजेंडरों को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। इनका नाम सलमा खान सोरेकर और पार्वती जोगी है, जिन्हें प्रदेश कांग्रेस का सचिव नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी में मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में रहे अमरजीत सिंह को कोषाध्यक्ष और दिवंगत सांसद राजीव सातव की पत्नी प्रज्ञा सातव को प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं ट्रांसजेंडर सलमा पहली गोल्ड मेडलिस्ट और लोक अदालत पैनल की जज हैं और किन्नरमा ट्रस्ट की उपाध्यक्ष हैं।
भारत की पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भविना पटेल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में इतिहास रच दिया। उन्होंने क्लास 4 सेमीफाइनल मुकाबले में चीन की जांग मियाओ को हराकर फाइनल में जगह बनाई। वहीं इससे पहले शुक्रवार को भाविना ने क्वार्टर फाइनल में सर्बिया की खिलाड़ी बोरिस्लावा रांकोविच को 17 मिनट तक चले मुकाबले में हराया था। उनके अलावा भारत के अन्य पैरा एथलीट जिसमें श्याम सुंदर, राकेश कुमार और रंजीत भाटी शामिल हैं, ये सभी अलग अलग स्पर्धाओं में अपनी चुनौती पेश करेंगे। तो भाविना पटेल ने पैरा ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। चीन की जांग मियाओ को हराकर फाइनल में जगह बना ली है और ऐसा करने वाली वो पहली खिलाड़ी हैं। जांग मियाओ को हराकर फाइनल्स में जगह बनाई है भाविना पटेल ने। इससे पहले शुक्रवार को भाविना ने क्वार्टर फाइनल में सर्बिया की खिलाड़ी को हराया था और इसके अलावा भारत के अन्य पैरा एथलीट भी अलग अलग स्पर्धाओं में अपनी चुनौती पेश करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहां पर कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बताते चलें कि जिले के गुलरिया पत्थर शाह गांव के डोगा में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया था, जहां पर वैक्सीनेशन के लिए आए लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आए और ना ही किसी के चेहरे पर मास्क दिखाई दे रहा था। कैंप पर सिर्फ 100 लोगों का ही टीकाकरण हो पाया, जबकि दर्जनों लोगों को बिना वैक्सीनेशन के ही वापस जाना पड़ा। लखनऊ के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिरकत की। उन्होंने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ये पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके दीक्षांत समारोह में मैं दूसरी बार सम्मिलित हो रहा हूं। इससे पहले 2017 में मुझे इस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने का अवसर मिला था। उन्होंने कहा कि ये विश्वविद्यालय वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को युवाओं की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बताया। इसके साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदमों की भी प्रशंसा की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से फिजिक्स डिपार्टमेंट से मैंने पीएचडी की डिग्री कंप्लीट की है। इस होने वाले 9वें दीक्षांत समारोह में जो सेकंड सेशन होगा उसमें हमको डिग्री दी जाएगी। हमने अपने पीएचडी के दौरान हमने 3 टाइप के सेंसर बनाए हुए हैं, जिसमें जो आजकल का एनवायरनमेंट है उसमें देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो ग्लोबल वार्मिंग का सीज़न मतलब ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट ज़्यादा रहता है। तो ग्लोबल वार्मिंग मेनली जो हमारे यहाँ जो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो एनवायरनमेंट में जब ज़्यादा हो जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग का मेन इफेक्ट यही होता है। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हमने एक सेंसर बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर। बहुत सरप्राइज थे क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था कि हम शॉर्टलिस्टेड होंगे और उसके बाद जब पता चला तो इट बिकेम अ ह्यूज डे फॉर मी। बहुत बड़ा दिन है और अभी भी सोच के बहुत अच्छा लग रहा है कि वहाँ स्टेज पे जाने को मिला और उनसे मेडल मिला, उनसे सर्टिफिकेट दिया गया, तो बहुत अच्छा लगा। रायबरेली के जिला महिला अस्पताल में उस वक्त प्रशासन के अधिकारियों में हड़कंप मच गया जब विशेष सचिव स्वास्थ्य औचक निरीक्षण करने पहुंचे। विशेष सचिव स्वास्थ्य प्रांजल यादव ने सीडीओ समेत कई अधिकारियों के साथ अस्पताल का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट और डायलिसिस सेंटर का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही मरीजों को वहां की सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। प्रांजल यादव, मैं स्पेशल सेक्रेटरी हूं हेल्थ में लखनऊ में। हम लोगों को आज रायबरेली भेजा गया कि यहाँ पे हॉस्पिटल्स में कैसा कार्य चल रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये सब को स्टडी करने के लिए, देखने के लिए। अभी हम खड़े हैं 100 बेड MCH विंग में। नई बिल्डिंग बनी है जैसा आप देख रहे हैं। यहाँ की CMS मैम ने
पूरा दिखाया, SNCU विंग, लेबर रूम और चीज़ें दिखाई। बहुत अच्छी व्यवस्था है और जो थोड़ी बहुत इनकी आवश्यकताएं हैं, कहीं इनको कुछ एक्स्ट्रा बजट वगैरह चाहिए, वो हम लोग लखनऊ से इनको दिलाएंगे। ओम शंकर हमारे सहयोगी रायबरेली से फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ओम शंकर, विशेष सचिव स्वास्थ्य ने औचक निरीक्षण किया जिससे अधिकारियों में हड़कंप मचा, क्या कुछ खामियां अस्पताल प्रशासन की देखने को मिली? देखिए, लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि प्रसव के नाम पर और इलाज के नाम पर मरीजों से धन उगाही कर रहे हैं। उसी के तहत अचानक ये पहुंचे हैं और सीधे महिला जिला अस्पताल पहुंच गए, जिससे वहां पर अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। टीमों तो कम से कम 20 मिनट बाद पहुंचे हैं, सीडीओ उनके साथ थी। उसके बाद जो है उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर का रूम चेक किया, वेंटिलेटर का मुआयना किया, मरीजों से बात की। कई मरीजों ने कहा भी है कि हमसे प्रसव के नाम पर पैसा लिया जाता है। उसके बाद जो है इन्होंने टीमों को सख्त निर्देश दिया कि अगर दोबारा भविष्य में ऐसी कोई भी शिकायत मिली तो आपके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। इस दौरान किसी पर कार्रवाई भी की गई? जैसा कि आपने बताया कि सीएमओ भी लेट पहुंचे, डॉक्टर्स भी लेट लतीफी करते हुए नजर आए। जी हाँ, इस अस्पताल में अक्सर ये शिकायतें जाती है कि महिलाएं जो आती हैं ग्रामीण क्षेत्रों से, दूर दराज से, उनको कहीं न कहीं प्रसव के नाम पर लूटा जाता है और बगैर पैसा लिए न बेड की चद्दर बदली जाती है, न ही उनको इंजेक्शन दिया जाता है, यहाँ तक कि दवाएं भी बाहर से लिखी जाती हैं। इसी के शिकायत के तहत अचानक विशेष सचिव स्वास्थ्य प्रांजल यादव ने छापा मारा है। अब जाके कहीं न कहीं उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर जो दोबारा इस तरह की शिकायत मिली तो कड़ी कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच गोरखपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोरखपुर के दौरे पर जाएंगे, जहां गोरखपुर को कई बड़ी सौगातें देंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 2 दिवसीय लखनऊ दौरे के बाद आज गोरखपुर जाएंगे राष्ट्रपति। 2 विश्वविद्यालयों की सौगात देंगे गोरखपुर को, आधारशिला रखेंगे 2 विश्वविद्यालयों की। गोरखनाथ आयुष महाविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज महामहिम गोरखपुर के दौरे पर जाएंगे और 2 विश्वविद्यालय की सौगात देंगे गोरखपुर की जनता को। महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष महाविद्यालय का शिलान्यास भी करेंगे। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, माध्यमिक शिक्षा विभाग में 3 अफसरों के तबादले किए गए हैं। अरविंद कुमार पांडे मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक मुरादाबाद बनाए गए हैं। मनोज कुमार द्विवेदी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक अयोध्या बनाए गए हैं। मनोज कुमार द्विवेदी को देवीपाटन मंडल का भी अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक मिर्जापुर सत्येंद्र कुमार सिंह को बनाया गया है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा विभाग में 3 अफसरों के तबादले किए गए हैं। नई जिम्मेदारी दी गई है। अरविंद कुमार पांडे को मंडलीय संयुक्त शिक्षा सचिव बनाया गया है। इसके अलावा जिला विद्यालय निरीक्षक मिर्जापुर सत्येंद्र कुमार सिंह को बनाया गया है। तो नई जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इन 3 अधिकारियों को दी है। 3 अफसरों के तबादले किए हैं। रायबरेली में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और अब ये संख्या बढ़कर 41 हो गई है। एक्टिव केसेस 41 पहुंच गए हैं। रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। तो बड़ी खबर रायबरेली से आपको बता रहे हैं, कोरोना के मरीजों में लगातार इजाफा पाया जा रहा है। कल 6 मरीज पाए गए थे महाराष्ट्र से आए और संक्रमितों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है। कहीं ना कहीं चिंताजनक खबर।
एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 41 पहुंच गई है। लखनऊ से इस बीच बड़ी खबर आ रही है। यूपी बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्षों की घोषणा हो गई है। प्रदेश के सभी जिलों के जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया ने घोषणा की। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश के सभी जिलों के लिए जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया ने घोषणा की। – 2022 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर चुकी है और कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्षों की भी अब पार्टी ने घोषणा कर दी है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। एलएलएम की परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा 6 सितंबर को होने वाली परीक्षा अब 8 सितंबर को होगी। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एलयू ने प्रवेश परीक्षाओं का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। 6 सितंबर को एलएलएम की परीक्षा होगी। इसके अलावा 6 सितंबर को होने वाली परीक्षा अब 8 सितंबर को होगी। 6 सितंबर को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की परीक्षा होगी। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।